चैप्टर खत्म हो चुका है। अगला चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं बच्चों प्लांट किंगडम। तो आप इसमें देखिएगा जरा, प्लांट किंगडम में एल्गी हो गया, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, इन सबको पढ़ना है हमको प्लांट किंगडम में। क्या क्या? एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, इन सबको यहाँ पे हमको पढ़ना है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे क्लासिफिकेशन सिस्टम के बारे में। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन सिस्टम में बेटा सबसे पहले आप देखिए आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ये जो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, इसका क्या मतलब है आप ध्यान से सुनिएगा। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम जो होता है ना, इसमें आप देखेंगे 1 और 2, ध्यान देना, 1 और 2 मार्फोलॉजिकल वेजिटेटिव कैरेक्टर्स, इन सबको कंसीडर करके अगर हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो उसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल सिस्टम। तो आप इसमें देखिएगा 1 और 2 मार्फोलॉजिकल, 1 और 2 मार्फोलॉजिकल, या फिर आप देखेंगे वेजिटेटिव कैरेक्टर्स आर कंसीडर्ड। बहुत ज़्यादा कैरेक्टर नहीं लेंगे हम, 1 या 2 कैरेक्टर लेंगे और एक्सटर्नल कैरेक्टर लेंगे। मार्फोलॉजिकल मतलब एक्सटर्नल कैरेक्टर यहाँ पे कंसीडर किया जाएगा, उसको लेके क्लासिफिकेशन किया जाएगा, उसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल सिस्टम। और आप देखेंगे ना, ऐसे लीनियस साहब थे जो, इन्होंने स्टेमेन कैरेक्टर लिया था, स्टेमेन कैरेक्टर, एंड्रूसियम लिया था, स्टेमेन कैरेक्टर लिया था, इनका भी आर्टिफिशियल था। सिर्फ एक कैरेक्टर लेके एंजियोस्पर्म को कई फैमिलीज में डिवाइड कर दिया, स्टेमेन कैरेक्टर ले लिया। और इन्होंने दिया था, उसका नाम था सेक्सुअल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, सेक्सुअल सिस्टम क्लासिफिकेशन। और ये जो सेक्सुअल सिस्टम था ना, ये अ टाइप ऑफ आर्टिफिशियल सिस्टम था, आर्टिफिशियल सिस्टम, क्योंकि सिर्फ एक कैरेक्टर लेके इन्होंने क्लासिफिकेशन किया था, इसलिए ये आर्टिफिशियल टाइप ऑफ सिस्टम था। मतलब नंबर ऑफ हिस्टामिन के बेसिस पे, एंड्रोसियम के बेसिस पे एंजियोस्पर्म को कई फैमिली में डिवाइड कर दिया, मोनो एंड्रिया, डाई एंड्रिया, ट्राई एंड्रिया। मतलब जिस फैमिली में सिर्फ एक एंड्रोसियम है, एक स्टेमेन है, मोनो एंड्रिया, ऐसे कई फैमिली में एंजियोस्पर्म को डिवाइड कर दिया था। तो आप देखिएगा, ये जो आर्टिफिशियल सिस्टम है बेटा, आर्टिफिशियल सिस्टम, अगर हम इनके प्रोपोनेंट्स की बात करें, प्रोपोनेंट्स मतलब किन किन लोगों का सिस्टम आर्टिफिशियल टाइप का था, तो आप इसमें देखिए लीनियस साहब थे, कार्लोस लीनियस, इनका आर्टिफिशियल सिस्टम था। एरिस्टोटल थे, इनका आर्टिफिशियल था। थियोफ्रेस्टस फादर ऑफ बॉटनी, इनका सिस्टम आर्टिफिशियल था। तो इन लोगों का जो सिस्टम था क्लासिफिकेशन का, वो आर्टिफिशियल सिस्टम था। तो ये जो आर्टिफिशियल सिस्टम है बेटा, इसका ड्रॉबैक्स क्या क्या है आप देखिए। ड्रॉबैक्स ये है कि ये जो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज हैं, क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज गेट सेपरेटेड। ये सिस्टम क्या करता है, जो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज है उनको अलग अलग कर देता है, सेपरेट कर देता है। क्यों? क्योंकि ये 1 या 2 कैरेक्टर के बेसिस पे है। मान लीजिए कोई 2 अलग अलग प्लांट है, कोई 2 प्लांट है, उनमें कुल मिला के 20 कैरेक्टर है, 20 में से 19 कैरेक्टर सिमिलर है, 1 कैरेक्टर का डिफरेंस है। तो ये सिस्टम क्या करता है ना, 19 सिमिलर है ये नहीं देखेगा, 1 डिफर कर रहा है ये उसको देख लेगा, और उसके बेसिस पे इन दोनों को क्या किया, सेपरेट कर दिया। ये गलत था ना, उनको जबकि एक ही में साथ में रखना चाहिए था, एक ही ग्रुप में रखना चाहिए था। तो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज गेट सेपरेटेड, ये था। और दूसरा
आप देखेंगे इक्वल वेटेज या इंपॉर्टेंस, वेटेज गिवन टू बोथ, इक्वल वेटेज या इंपॉर्टेंस गिवन टू बोथ वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल कैरेक्टर्स, सेक्सुअल कैरेक्टर्स। ये सिस्टम क्या करता है, वेजिटेटिव और सेक्सुअल कैरेक्टर दोनों को ना इक्वल इंपॉर्टेंस देता है, इक्वल वेटेज देता है, इक्वल महत्व देता है, वेटेज देता है। ये बात गलत है भाई साहब, ये गलत है। क्यों? क्योंकि जो सेक्सुअल कैरेक्टर होता है, सेक्सुअल कैरेक्टर कंजर्वेटिव होता है, वो आसानी से बदलता नहीं है। जबकि जो वेजिटेटिव कैरेक्टर है, एक्सटर्नल फीचर है, इन्वायरमेंट बदलने से वो बदल सकता है। तो ज़्यादा वेटेज यहाँ पे सेक्सुअल कैरेक्टर को देना चाहिए, फ्लोरल कैरेक्टर को देना चाहिए। ये सिस्टम वेजिटेटिव या एक्सटर्नल कैरेक्टर और वेजिटेटिव सेक्सुअल कैरेक्टर दोनों को इक्वल इंपॉर्टेंस देता था। ये भी गलत था, ये इन सब का ना ड्रॉबैक था। आर्टिफिशियल के बाद आया नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, आर्टिफिशियल के बाद है नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। इसमें आप देखेंगे, नेचुरल सिस्टम में देखेंगे आप ना, बहुत सारे कैरेक्टर्स को कंसीडर किया गया बेस्ड ऑन ऑल नेचुरल एफिनिटीज। आप देखिए, इट इज बेस्ड ऑन ऑल द natural affinities among organisms except phylogeny। इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को छोड़कर, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को छोड़कर बाकी जितने भी कैरेक्टर हो सकते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में ना, सबके ऊपर बेस्ड था। मतलब आप देखेंगे एक्सटर्नल मतलब मार्फोलॉजिकल प्लस इंटरनल सारे कैरेक्टर्स यहाँ पे इंक्लूड थे, सब इंक्लूड थे। इंटरनल का मतलब आप देखेंगे इसमें एनाटॉमिकल, एम्ब्रियोलॉजिकल है, फाइटोकेमिस्ट्री है, अल्ट्रा स्ट्रक्चर है ऑफ सेल, अल्ट्रा स्ट्रक्चर है, सब कुछ उसमें था। एनाटॉमिकल, एम्ब्रियोलॉजिकल, फाइटोकेमिस्ट्री। फाइटोकेमिस्ट्री का मतलब प्लांट के अंदर जितने भी केमिकल्स होते हैं ना, फाइटोकेमिस्ट्री। अल्ट्रा स्ट्रक्चर, सेल का माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर। तो एक्सटर्नल तो था ही था उसमें, वो तो सेक्सुअल उसमें आर्टिफिशियल में भी था। यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या, इंटरनल फीचर भी है, सब कुछ है, बस फाइलोजेनी नहीं है। तो ये बहुत सारे सिस्टम, बहुत सारे कैरेक्टर के ऊपर बेस्ड था, तो इसको बोला गया नेचुरल सिस्टम। और इसके प्रोपोनेंट्स क्या थे, कौन कौन थे? जैसे आप देखेंगे बेंथम एंड हुकर, जेनेरा प्लांटेरम का नाम सुना होगा, बुक इन्होंने लिखा था। बेंथम एंड हुकर 2 लोग थे। इसके अलावा मतलब बहुत सारे लोग थे, बेंथम एंड हुकर। तो इनका जो सिस्टम था नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। इसके बाद फिर हम बात करते हैं फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ये जो था ना, बेस्ड ऑन फाइलोजेनी। फाइलोजेनी क्या है?
इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बेस्ड ऑन फाइलोजेनी। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के ऊपर बेस्ड था ये सिस्टम, फाइलोजेनेटिक सिस्टम। मतलब कौन किससे इवॉल्व हुआ, किससे इसका जैसे मोनेरा से प्रोटिस्टा आया, प्रोटिस्टा से फंजाई प्लांटी एनिमलिया है ना, तो ये फाइलोजेनी हो गया, उसके ऊपर ये बेस्ड था। और इसमें आप देखेंगे ना, फॉसिल्स प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन डिटरमाइनिंग फाइलोजेनी। फाइलोजेनी को डिसाइड करने में, डिटरमाइन करने में फाइलोजेनी का मतलब फॉसिल्स का बड़ा रोल होता है फाइलोजेनी को डिसाइड करने में, डिटरमाइन करने में। और इसके अलावा आप देखिए ज़रा, ये सिस्टम एज्यूम्स करता है, दिस सिस्टम assumes that organisms belonging to same taxa should have कॉमन एंसेस्टर। मतलब ये बोल रहा है कि अगर मान लीजिए दो टैक्सा है तो उनके जो एंसेस्टर है ना वो सेम ही रहे होंगे, उन्हीं से वो इवोल्यूशन से बना होगा, ये सिस्टम एज्यूम करता है। इनके प्रोपोनेंट्स की अगर हम बात करें, प्रोपोनेंट्स, इनके प्रोपोनेंट्स में आप देखेंगे बेटा, प्रोपोनेंट्स में जैसे एंगलर एंड प्रेंटल ये हो गए। हचिंसन का नाम सुना होगा आपने, हचिंसन। ऐसे एक नाम और है, A.L. तख्ताजन। इन लोगों का जो सिस्टम था ना वो फाइलोजेनेटिक था। एक्चुअल में ये डार्विन से प्रभावित था। इन लोगों का जो सिस्टम था डार्विन के इवोल्यूशनरी कंसेप्ट से प्रभावित था। इन्होंने तो एक स्टेटमेंट बोला था कि टैक्सोनॉमी विदाउट फाइलोजेनी इज़ लाइक बोन विदाउट फ्लेश। अगर मान लीजिए कोई टैक्सोनॉमी करता है उसमें फाइलोजेनी इवोल्यूशन की बात करता ही नहीं, मतलब बेकार है। बोन विदाउट फ्लेश है, वो बिना मांस की हड्डी है, बेकार है, किसी काम का नहीं है। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं ब्रांचेज ऑफ टैक्सोनॉमी के बारे में। ब्रांचेज ऑफ टैक्सोनॉमी, जैसे आप इसमें देखिए एक शब्द यूज होता है मार्फोटैक्सोनॉमी। मार्फोटैक्सोनॉमी का मतलब जो आप देखेंगे टैक्सोनॉमी बेस्ड ऑन मार्फोलॉजिकल फीचर्स, बेस्ड ऑन मार्फोलॉजी। अगर टैक्सोनॉमी मार्फोलॉजी के बेस ऊपर बेस्ड है तो इसको हम बोलते हैं मार्फोटैक्सोनॉमी। एक टर्म यूज होता है, एक टैक्सोनॉमी है साइटोटैक्सोनॉमी या कैरियोटैक्सोनॉमी। ध्यान देना, साइटोटैक्सोनॉमी या कैरियोटैक्सोनॉमी बेस्ड ऑन साइटोलॉजिकल informations, based on cytological informations like chromosome number, structure and behavior।
क्रोमोसोम नंबर, स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर, इसके ऊपर जो बेस्ड होगा उसको हम बोलेंगे साइटोटैक्सोनॉमी या कैरियोटैक्सोनॉमी। एक आता है बेटा कीमोटैक्सोनॉमी, कीमोटैक्सोनॉमी, ठीक है। तो साइटो या कैरियोटैक्सोनॉमी क्या था? बेस्ड ऑन साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशंस लाइक क्रोमोसोम का नंबर हो गया, स्ट्रक्चर हो गया, बिहेवियर हो गया। कब? मियोसिस के टाइम पे, सेल डिवीजन के टाइम पे क्रोमोसोम का नंबर, स्ट्रक्चर, बिहेवियर क्या होता है ना, उसके ऊपर अगर कोई टैक्सोनॉमी बेस्ड है तो उसको बोलते हैं साइटो या कैरियोटैक्सोनॉमी। कीमोटैक्सोनॉमी का मतलब होता है टैक्सोनॉमी ऑन द बेसिस ऑफ, बेस्ड ऑन केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स, ऑफ प्लांट्स। प्लांट में जो केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स मौजूद है, अगर उसके बेसिस पे टैक्सोनॉमी हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं कीमोटैक्सोनॉमी। लाइक जैसे आप देखिए, जैसे मान लीजिए न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस है, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस ऑफ डीएनए, डीएनए के सीक्वेंस के ऊपर है, पिगमेंट के बेसिस पे है। पिगमेंट भी क्या है? केमिकल ही तो है, पिगमेंट्स है, प्रोटीन या अमीनो एसिड्स है। ऐसे ही आप देखिए क्रिस्टल्स हैं, क्रिस्टल्स ऑफ कैल्शियम ऑक्जेलेट, इसको हम बोलते हैं रेफाइड्स, एंड कैल्शियम कार्बोनेट, इसको हम बोलते हैं सिस्टोलिथ। तो कैल्शियम ऑक्जेलेट और कैल्शियम कार्बोनेट, इसके जो क्रिस्टल्स होते हैं इसको रेफाइड्स और सिस्टोलिथ बोलते हैं। ये प्लांट का बेटा आप देखेंगे ना, प्लांट का एक्सक्रीटरी मटेरियल है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स। ये प्लांट के ना वेस्ट मटेरियल्स होते हैं, वेस्ट मटेरियल्स होते हैं, और गैस्ट्रिक सब्सटेंस होते हैं, वेस्ट मटेरियल्स हैं। इनके बेसिस पे अगर टैक्सोनॉमी हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं कीमोटैक्सोनॉमी, कीमोटैक्सोनॉमी। और इसी में ही टैक्सोनॉमी के ब्रांच में ही एक आता है पांचवा, इसी में ब्रांचेज में ही आप देखेंगे न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। इसी को हम एडेंसोनियन टैक्सोनॉमी बोलते हैं, एडेंसोनियन टैक्सोनॉमी, एडेंसोनियन टैक्सोनॉमी बोलते हैं, एडेंसोनियन टैक्सोनॉमी। या फिर आप देखेंगे एडेंसोनियन टैक्सोनॉमी को ही बोलते हैं हम फेनेटिक्स, फेनेटिक्स भी बोला जाता है। एडेंसोनियन टैक्सोनॉमी या फेनेटिक्स, फेनेटिक्स भी बोलते हैं। तो इसको दिया था माइकल एडेंसन ने दिया था, इसलिए बोलते हैं इसको एडेंसोनियन टैक्सोनॉमी। न्यूमेरिकल क्यों बोलते हैं? क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पे मान लीजिए हमको टैक्सोनॉमी करना होता है ना, तो यहाँ पे हम दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म के बीच में रिलेशनशिप देखेंगे तो नंबर यूज करेंगे, जैसे 50% सिमिलरिटी या 50% डिसिमिलरिटी, 10% सिमिलरिटी, 10% डिसिमिलरिटी, नंबर यूज करेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। तो आप देखेंगे रिलेशनशिप एस्टेब्लिश्ड इन न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ, न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ। यहाँ पे दो प्लांट या दो एनिमल के बीच में रिलेशनशिप देखेंगे ना, तो हम नंबर यूज करेंगे। जैसे मान लीजिए दो प्लांट है, उनमें 10 कैरेक्टर लिया गया, 10 में से 6 कैरेक्टर सिमिलर थे, 4 कैरेक्टर डिफर कर रहा था, तो बोलेंगे 60% सिमिलरिटी या 40%
डिसिमिलैरिटी। तो यहाँ नंबर यूज हुआ इसलिए इसको बोलते हैं न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, ठीक है। और जितने भी कैरेक्टर होंगे ना, आप देखेंगे नंबर एंड कोड्स गिवन असाइंड या गिवन टू ईच ऑफ कैरेक्टर्स, नंबर एंड कोड्स असाइंड टू ईच ऑफ कैरेक्टर्स। और यहाँ पे जो डाटा है, डाटा का जो एनालिसिस होता है, डाटा एनालाइज्ड बाय कंप्यूटर के थ्रू डाटा का एनालिसिस होगा। मैनुअल कुछ भी नहीं होगा, मैनुअली यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा। इस सिस्टम का एक बेनिफिट आप देखिए ज़रा, इस सिस्टम का एक बेनिफिट है कि मैनी कैरेक्टर्स या हंड्रेड्स ऑफ कैरेक्टर्स, मैनी कैरेक्टर्स कैन बी टेकन एट सेम टाइम। एक बार में ना कई सारे कैरेक्टर को हम कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि आप यहाँ पे कंप्यूटर यूज कर रहे हो, मैनुअली तो आप कर नहीं रहे हो, कंप्यूटर का यूज कर रहे हो, तो एक साथ कई सारे कैरेक्टर आप यूज कर सकते हो, ले सकते हो, क्योंकि डाटा का एनालिसिस यहाँ पे कंप्यूटर से करना है। कोड दिया जाता है, प्लस है, माइनस है, जीरो है, ये कोड दिया जाएगा। प्लस मतलब प्रेजेंट, माइनस मतलब एब्सेंट, मतलब इस टाइप के कोड रहेंगे। तो इससे ना हर एक कैरेक्टर को नंबर ऑफ कोड दिया जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। नंबर यूज होता है इसलिए बोलते हैं न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। एक टर्म यूज होता है बेटा क्लैडोग्राम। क्लैडोग्राम का मतलब होता है क्लासिफिकेशन ट्री बेस्ड ऑन फाइलोजेनी। अगर इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बेसिस पे, अगर फाइलोजेनी के बेसिस पे क्लासिफिकेशन ट्री बनता है तो उसको हम बोलते हैं क्लैडोग्राम। क्लासिफिकेशन ट्री बेस्ड ऑन फाइलोजेनी, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। अगर इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बेसिस पे डायग्राम बनता है कोई, तो आप देखिए जैसे ये मोनेरा है, मोनेरा से कौन आया, ये प्रोटिस्टा आया, प्रोटिस्टा से ये फंजाई, ये प्लांटी, ये एनिमेलिया है। तो ये क्या बन गया, ये क्लैडोग्राम बन गया ना। मोनेरा से प्रोटिस्टा इवॉल्व हुआ, फाइलोजेनी, फिर फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, तो इसको बोलेंगे क्लैडोग्राम। और एक टर्म यूज होता है डेंड्रोग्राम। डेंड्रोग्राम जो होता है क्या है, क्लासिफिकेशन ट्री बेस्ड ऑन न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी के बेसिस पे अगर हम कोई क्लासिफिकेशन ट्री बनाते हैं तो उस क्लासिफिकेशन ट्री को हम बोलेंगे डेंडोग्राम। क्लासिफिकेशन ट्री बेस्ड ऑन न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी कॉल्ड डेंडोग्राम, उसको हम बोलेंगे डेंडोग्राम। तो ये क्लासिफिकेशन सिस्टम अभी तक आप लोग पढ़ रहे थे। अब बेटा ध्यान देना, यहाँ पे अब हम बात करने वाले हैं एल्गी से। कहानी स्टार्ट करते हैं। एल्गी हम लेते हैं सबसे पहले, एल्गी के बारे में बात करेंगे। एल्गी, स्टडी ऑफ एल्गी कॉल्ड फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ एल्गी। एल्गी का जो स्टडी होता है उसको हम बोलते हैं फाइकोलॉजी। और बेटा आप यहाँ पे देखिएगा जरा। अच्छा, फंजाई का स्टडी क्या कहलाता है, माइकोलॉजी, MYCO। माइकोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ फंजाई, फाइकोलॉजी या एल्गोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ एल्गी। एल्गी क्या होते हैं, एल्गी होते हैं क्लोरोफिल कंटेनिंग सिंपल थैलोइड ऑर्गेनिज्म होते हैं। थैलोइड का क्या मतलब होता है बेटा, थैलोइड का मतलब इनमें थैलस होता है। थैलस, रूट स्टेम लीफ में इसका बॉडी डिफरेंशिएटेड नहीं होता है, थैलस होता है, रूट स्टेम लीफ एब्सेंट होता है, थैलोइड ऑर्गेनिज्म। और ये देखेंगे आप
ये यूकैरियोट्स होते हैं, यूकैरियोट्स हैं, ये यूकैरियोट्स होते हैं। बाकी इनमें क्लोरोफिल पिगमेंट होता ही है। इसके अलावा आप देखेंगे अगर हम इनके हैबिटेट की बात करें कि ये कहाँ मिलेंगे आपको ना, हैबिटेट, तो आप देखेंगे ये मोस्टली एक्वेटिक होते हैं। एक्वेटिक में फ्रेश वाटर भी हो सकता है या फिर मेराइन वाटर भी हो सकता है, फ्रेश या मेराइन वाटर भी हो सकता है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो ये मोस्टली एक्वेटिक होते हैं, लेकिन अदर हैबिटेट में भी मिलेंगे आपको। ऑल्सो फाउंड ऑन मॉइस्ट स्टोन, गीला पत्थर है उसके ऊपर मिल जाएगा आपको, मॉइस्ट स्टोन के ऊपर मिल जाएगा, लकड़ी के ऊपर मिल जाएगा आपको, वुड के ऊपर मिल जाएगा। ऑन एनिमल, एनिमल के ऊपर भी मिल जाता है। एग्जाम्पल है, जैसे आप देखिएगा एनिमल के ऊपर स्लॉथ बियर, स्लॉथ बियर, भालू के बड़े बड़े बाल होते हैं ना, उसके ऊपर ग्रो कर जाता है केल्गी, जिसका नाम है ट्राइकोफिलस। ट्राइकोफिलस, ट्राइको मतलब हेयर्स, ट्राइकोफिलस ऐसे एल्गी होते हैं जो भालू के ना, स्लॉथ बियर के हेयर के ऊपर ग्रो कर जाता है, उनको हम बोलते हैं ट्राइकोफिलस। स्लॉथ बियर, BEAR ना, स्लॉथ बियर भालू के ऊपर ग्रो कर जाता है। बाकी आप इसमें देखिए वैस्कुलर टिश्यू एब्सेंट होता है, वैस्कुलर टिश्यू जो होता है एब्सेंट होता है। इनका जो साइज है, साइज एंड फॉर्म, ये आपको बहुत ज़्यादा हाईली वेरिएबल मिलेगा। ध्यान देना, साइज एंड फॉर्म हाईली वेरिएबल। इनका साइज है, इनका स्ट्रक्चर कैसा होगा, कोई फिक्स नहीं, बहुत ज़्यादा उसमें आपको वेरिएशंस मिलेगा। साइज एंड फॉर्म हाईली वेरिएबल, बहुत ज़्यादा आपको उसमें डिफरेंसेस मिलेगा, बहुत ज़्यादा वेरिएशन मिलेगा। जैसे आप देखिए यूनिसेलुलर है, यूनिसेलुलर माइक्रोस्कोपिक में जैसे क्लेमाइडोमोनास है, क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास हो गया। क्लोरेला भी यूनिसेलुलर होता है। उसके अलावा आप देखिए कॉलोनियल, कॉलोनियल मतलब कॉलोनी में रहने वाला, ग्रुप में रहने वाला। उसमें आप देखिए वॉलवॉक्स है, वॉलवॉक्स के कॉलोनी को हम बोलते हैं सिनोबियम। वॉलवॉक्स का जो कॉलोनी होता है उसको हम बोलते हैं सिनोबियम। ऐसे ही आप देखेंगे फिलामेंटस भी हो सकता है। फिलामेंटस मतलब थ्रेड लाइक, धागे की तरह स्ट्रक्चर होगा, थ्रेड लाइक होगा, फिलामेंटस होगा। तो आप देखिए फिलामेंटस में ब्रांच्ड भी हो सकता है और अनब्रांच्ड भी हो सकता है, मतलब ब्रांचिंग हो भी सकता है और ब्रांचिंग नहीं भी हो सकता। फिलामेंटस ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड। तो ब्रांच वाले का एग्जाम्पल देखिए और अनब्रांच्ड वाले का एग्जाम्पल देखिए, दोनों का एग्जाम्पल हम आपको बता देते हैं। जैसे ब्रांच में आप देखेंगे क्लैडोफोरा, क्लैडोफोरा जो होता है ब्रांच होता है। स्पाइरोगायरा जो होता है उसमें ब्रांचिंग नहीं होता, तो ये अनब्रांच हो गया ना। तो इस टाइप के आपको मिलेंगे। फिलामेंटस वाला ब्रांच भी हो सकता है और अनब्रांच भी हो सकता है। इस यूलोथ्रिक्स हो गया, इसी में आ जाएगा यूलोथ्रिक्स। तो ये सब अनब्रांच वाले हो गए। ऐसे आप देखेंगे केल्प्स, केल्प्स जो होते हैं ब्राउन एल्गी होते हैं जिनका मैसिव बॉडी होता है, मैसिव बॉडी, और इनका आप देखेंगे हाइट अप टू 100 मीटर्स, 100 मीटर तक के हाइट वाले ये हो सकते हैं भाई साहब। इनका मतलब बहुत ज़्यादा आपको हाइट मिलेगा। 100 मीटर तक ऐसे पानी में आप देखेंगे ना, 100 मीटर तक का हो सकता है, अप टू 100 मीटर्स। अगर हम इनमें
रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव, एसेक्सुअल, सेक्सुअल तीनों तरीके से हो सकता है। तो आप देखिए, जैसे मान लीजिए सबसे पहले वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है, तो इसमें आप देखेंगे ना फ्रेगमेंटेशन के थ्रू हो जाएगा। दूसरा है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आप देखेंगे थ्रू एसेक्सुअल स्पोर्स। वो स्पोर मोटाइल भी हो सकता है, नॉन मोटाइल भी हो सकता है। मोटाइल है तो बोलेंगे हम जू स्पोर, नॉन मोटाइल है तो हम बोलेंगे ए प्लानोस्पोर। ध्यान देना, ए प्लानोस्पोर। तो मोटाइल है अगर, फ्लैजिलेटेड है तो उसको हम बोलेंगे प्लानोस्पोर। प्लानोस्पोर जैसे एग्जाम्पल हो गया जू स्पोर। और नॉन मोटाइल है नॉन मोटाइल भी हो सकता है तो उसको बोलेंगे हम एप्लाइनोस्पोर। एग्जाम्पल जैसे आप देखिए कॉर्पोस्पोर हो गया, ठीक है, जैसे हमने दिखा दिया कॉर्पोस्पोर। ये आपको मिलेगा ग्रीन एंड रेड एल्गी में। ये ग्रीन और रेड एल्गी में मिलेगा, सॉरी ग्रीन और ब्राउन एल्गी में आपको मिलेगा। ये आपको मिलेगा रेड एल्गी में। रेड एल्गी में ना कहीं पे आपको पूरे लाइफ में कहीं भी फ्लैजेला आपको नहीं मिलेगा, तो वहाँ पे आपको नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर मिलता है। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको बहुत ज़्यादा वेरिएशन मिल जाएगा, हाईली वेरिएबल होगा। हाईली वेरिएबल, आपको बहुत ज़्यादा वेरिएशंस मिल जाएंगे। मतलब आप देखेंगे वहाँ पे आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और ऊगैमस। ऊगैमस मतलब तीन तरीके के हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा वेरिएशन मिलेगा। आइसोगैमस का मतलब क्या होता है बेटा? आइसोगैमस का मतलब होता है कि जो मेल और फीमेल गैमिट हैं, ध्यान देना, मेल और फीमेल गैमिट्स, इनका मार्फोलॉजी बिल्कुल मार्फोलॉजिकली ये सिमिलर होंगे, एक जैसे होंगे, एक जैसे शेप साइज के होंगे। तो आइसोगैमस मतलब मार्फोलॉजिकली सिमिलर होगा, ठीक है। अब इसमें आइसोगैमस में वो फ्लैजिलेटेड भी हो सकता है और नॉन फ्लैजिलेटेड भी हो सकता है। मतलब आप देखेंगे ना गैमिट्स, बोथ गैमिट्स मार्फोलॉजिकली सिमिलर, बोथ गैमेट्स मार्फोलॉजिकली सिमिलर, इसको हम बोलेंगे आइसोगैमस। इसमें दो कैटेगरी है, मोटाइल और नॉन मोटाइल। तो इसका एग्जाम्पल है, मोटाइल का एग्जाम्पल है जैसे क्लेमाइडोमोनास हो गया, ठीक है। नॉन मोटाइल का एग्जाम्पल हमने ले लिया स्पाइरोगायरा। स्पाइरोगायरा में जो गैमेट्स होते हैं सिमिलर होते हैं लेकिन नॉन मोटाइल होते हैं। एनाइसोगैमस का मतलब है बोथ गैमेट्स मार्फोलॉजिकली डिफरेंट, ध्यान देना, बोथ गैमेट्स मार्फोलॉजिकली डिफरेंट होगा, मार्फोलॉजिकली अलग अलग होगा, डिफरेंट होगा। तो यहाँ एग्जांपल हम ले लेते हैं सम स्पीसीज ऑफ क्लेमाइडोमोनास। ऐसे ही ऊगैमस में देखें हम, ऊगैमस में जो फीमेल गैमिट है, फीमेल गैमिट लार्जर होगी लेकिन वो नॉन मोटाइल होगी, ध्यान देना, लार्जर एंड नॉन मोटाइल। और जो
मेल गैमेट्स है, मेल गैमेट्स स्मॉलर होंगे और मोटाइल होंगे। तो अगर उनका फ्यूजन होता है उसको हम बोलते हैं ऊगैमस। तो आप देखेंगे ना, चाहे इन आइसोगैमस हो या ऊगैमस हो, दोनों केस में गैमेट्स मार्फोलॉजिकली डिफरेंट होंगे। फिर डिफरेंस क्या है? यहाँ पे फिक्स है कि कौन बड़ा कौन छोटा है, यहाँ पे कोई फिक्स नहीं है। हो सकता है फीमेल बड़ी हो या हो सकता है मेल बड़ा हो, लेकिन यहाँ पे फिक्स है कि फीमेल लार्जर है, मेल स्मॉलर है। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे हो गया फ्यूकस है, वॉलवॉक्स है, ये सब ऊगैमस हैं। रेड एल्गी भी ऊगैमस होते हैं, ध्यान देना, जो रेड एल्गी होते हैं, रेड एल्गी भी ऊगैमस टाइप के होते हैं। बस अंतर है कि वहाँ पे फ्लैजिला नहीं मिलेगा आपको, पूरे लाइफ में कहीं भी फ्लैजिला आपको नहीं मिलने वाला। तो ये जो एल्गी होता है, अगर हम एल्गी के क्लासिफिकेशन की बात करें, ध्यान देना, क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी, अगर हम एल्गी के क्लासिफिकेशन की बात करें तो आप देखेंगे आपको यहाँ पे 3 क्लासेस मिलेंगे, 3 क्लासेस, 3 क्लासेस है। बेसिस क्या है क्लासिफिकेशन का? बेसिस है सेल वॉल केमिस्ट्री, सेल वॉल का केमिकल कंपोजिशन क्या है। उसके अलावा फ्लैजिलेशन, फ्लैजिला है कि नहीं है, नंबर कितना है, उसके बेसिस पे। स्टोर्ड फूड क्या है उनका, रिजर्व फूड क्या है, उसके बेसिस पे। और पिगमेंट्स, उनमें क्या क्या फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स है। मेन बेसिस यही है, ध्यान देना, मेन बेसिस क्लासिफिकेशन का यही पिगमेंट ही होता है। तो 3 क्लासेस हैं, क्या क्या? क्लोरोफाइसी, क्लोरोफाइसी मतलब ग्रीन एल्गी, फियोफाइसी मतलब ब्राउन एल्गी, और रोडोफाइसी मतलब रेड एल्गी। यहाँ पे 3 कैटेगरी है। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं बच्चों ना, यहाँ पे हम आपको क्या बताने वाले हैं कि जो तीनों क्लास है एल्गी का, ये जो तीनों क्लास है ना, तीनों क्लास का हम एक साथ में कंपैरिजन दिखा देंगे, तीनों क्लास का कैरेक्टरिस्टिक एक साथ दिखा देंगे, फ्लो चार्ट बनाकर दिखा देंगे, जिससे एक साथ में हम दिखा देंगे, जिससे आपका टाइम बहुत जल्दी बच जाएगा, टाइम का यहाँ पे बचत हो जाएगा, काम आपका जल्दी हो जाएगा ना। तो एक हम फ्लो चार्ट यहाँ पे बना के दिखाते हैं आपको। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे बेटा हमने तीनों क्लास के जो एल्गी है ना, उनके कैरेक्टर्स के बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो एक साइड में यहाँ पे हमने लिख दिया है कैरेक्टर्स, कैरेक्टर्स में देखिए क्या क्या रहेगा। एक साइड में हमने लिख दिया है कैरेक्टर्स, तो देखिए जैसे हैबिटेट, हैबिटेट की बात करें तो जो ग्रीन एल्गी है क्लोरोफाइसी है, फ्रेश वाटर, ब्रैकिस वाटर, ब्रैकिस वाटर और सॉल्ट वाटर 3 जगह मिल सकता है, फ्रेश वाटर में भी, ब्रैकिस वाटर में भी और सॉल्ट वाटर में भी। फ्रेश वाटर मतलब जहाँ सॉल्ट कम हो, सॉल्टी वाटर मतलब बहुत सॉल्ट हो, ब्रैकिस वाटर मतलब मीडियम सॉल्ट हो, मतलब फ्रेश वाटर से ज़्यादा हो और सॉल्टी वाटर से, सेलाइन वाटर से कम सॉल्ट हो, उसको बोलते हैं ब्रैकिस। ये भी वही मिलेगा, फ्रेश वाटर, ब्रैकिस वाटर, सॉल्टी वाटर। फ्रेश वाटर में बहुत रेयर होगा, बहुत कम मिलेगा, और रेड एल्गी फ्रेश वाटर में बहुत कम होगा, ब्रैकिस वाटर में ठीक ठाक होगा, मैक्सिमम ये आपको सॉल्टी वाटर में मिलेगा। सेल वॉल की बात करें तो ग्रीन एल्गी में सेलुलोजिक है और प्लस पेक्टिन का बना है, सेलुलोज प्लस पेक्टिन, पेक्टोसेलुलोजिक है। ब्राउन एल्गी में सेलुलोज का है और फाइकोकोलॉइड का कवरिंग होता है। फाइकोकोलॉइड में एल्जिन हो गया, एल्जिन या एल्जिनिक एसिड। फाइकोकोलॉइड क्या होता है? हाइड्रोकोलॉइड होता है, वाटर को होल्ड करने वाला सब्सटेंस होता है। रेड एल्गी में सेलुलोज प्लस पेक्टिन प्लस पॉलीसल्फेट एस्टर्स, जैसे एगर हो गया, एगर हो गया, कैरागीन, कैरागीन जो होता है ना रेड एल्गी से मिलता है, जेलेडियम और ग्रेसिलेरिया उससे मिलता है। और पिगमेंट में आप देखिए क्लोरोफिल ए है, बी है, कैरोटीन और जेंथोफिल है, बीटा कैरोटीन और जेंथोफिल है। ये आपको सेम यही पिगमेंट आपको हाइयर प्लांट में मिलेगा, यूग्लिनॉइड में मिलेगा। ऐसे ही आप देखिए ब्राउन एल्गी में क्लोरोफिल ए और सी है, वहाँ ए भी था, यहाँ पे ए सी है, कैरोटीन और जेंथोफिल। जेंथोफिल में डोमिनेंट है फ्यूकोजेंथिन, फ्यूकोजेंथिन की वजह से इसका कलर डोमिनेंट होता है, ये डोमिनेंट पिगमेंट है।
फ्यूकोजेंथिन की वजह से इनका कलर ब्राउन होता है, ये डोमिनेंट पिगमेंट है। और रेड एल्गी में देखें तो पिगमेंट में आप देखेंगे क्लोरोफिल ए है, डी है, पहले में ए बी, दूसरे में ए सी, यहाँ पे ए डी, बीटा कैरोटीन, जेंथोफिल और फाइकोबिलिन्स। फाइकोबिलिन्स में दो होता है, आर फाइकोसानिन और आर फाइकोरेथ्रिन। यहाँ पे आर फाइकोएरेथ्रिन डोमिनेंट है, इसी की वजह से इसका कलर रेड होता है, फाइकोएरेथ्रिन की वजह से। रिजर्व फूड या स्टोर्ड फूड में देखें स्टार्च और प्रोटीन, ध्यान देना, स्टार्च और प्रोटीन होता है, ये दोनों मिलके बना लेता है पायरेनोइड। ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है, आप देखेंगे उसमें स्टार्च का शीट होता है, बीच में प्रोटीन रहता है, उसको बोलते हैं पायरेनोइड। ये स्टोरेज बॉडी है जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर मिलता है। यहाँ पे रिजर्व फूड मैनिटॉल है, अल्कोहलिक शुगर है, प्लस लेमिनेरिन है, ये इनका रिजर्व फूड है। इसमें आप देखेंगे फ्लोरिडियन स्टार्च होता है, फ्लोरिडियन स्टार्च जो होता है ये स्ट्रक्चरली सिमिलर है ग्लाइकोजन और एमाइलोपेक्टिन के, स्ट्रक्चर उसी जैसा मिलेगा आपको। फ्लैजिला की बात करें तो ग्रीन एल्गी में फ्लैजिला होता है कितना, 2 से लेके 8 तक, ध्यान दो, 2 से लेके 8 तक होगा। आइसोकॉन्ट मतलब एक जैसा होगा, सिमिलर साइज का होगा, और एपिकल मतलब टिप से निकलेगा फ्लैजिला, 2 से 8 तक हो सकता है, मिनिमम 2 मैक्सिमम 8। यहाँ फ्लैजिला 2 होगा, छोटा बड़ा होगा, आइसोकॉन्ट होगा, और लेटरल मतलब बगल से निकलेगा। यहाँ फ्लैजिला एब्सेंट होता है, लास्ट वाले में फ्लैजिला एब्सेंट होता है। अगर इसमें हम रिप्रोडक्शन की बात करें, ध्यान देना, अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करें एल्गी में, तो रिप्रोडक्शन में बेटा आप देखो जरा, हम इनमें ना रिप्रोडक्शन की बात करें तो पहले में आप देखोगे आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और ऊगैमस, तीनों में से कुछ भी हो सकता है। यहाँ भी आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और ऊगैमस, तीनों में से कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे होता है ऊगैमस होता है, और पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट होता है। पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट का मतलब जायगोट से एम्ब्रियो लाइक स्ट्रक्चर बनता है, एम्ब्रियो नहीं बनता, एम्ब्रियो लाइक स्ट्रक्चर बनता है रेड एल्गी में, और किसी में ऐसा नहीं होता है। एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें, एग्जाम्पल्स तो आप देखिए क्लोरेला है, कारा है, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगैरा, ये सब ना क्लैडोफोरा, ये सब ग्रीन एल्गी है। यहाँ पे देखिएगा फ्यूकस, डिक्टियोटा, फ्यूकस है, ऐसे ही डिक्टियोटा है, सारगासम है, एक्टोकार्पस है, एक्टोकार्पस, लेमिनेरिया है, लेमिनेरिया। तो ये बेटा जैसे आप देखेंगे लेमिनेरिया है, और लेमिनेरिया से आपको ना इससे आयोडीन मिलेगा, आयोडीन, ये सोर्स ऑफ आयोडीन है। लेमिनेरिया जो होता है ना, ये सोर्स ऑफ आयोडीन होता है। यहाँ पे एग्जाम्पल अगर हम देखें रेड एल्गी में, यहाँ पे एग्जाम्पल की अगर हम बात करें बेटा, तो आप देखिएगा इसमें पॉलीसिफोनिया है, पोरफायरा है, जेलिडियम, ग्रेसिलेरिया, ये सब रेड एल्गी होते हैं। ये जो जेलेडियम और ग्रेसिलेरिया होता है बेटा, इससे एगर ऑब्टेंड होता है ना, एगरोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पढ़ा होगा, तो इससे एगर मिलता है, इसी से फिर एगरोज बनाया जाता है, ये आयोडीन का सोर्स होता है। तो ये सब हमने हर क्लास के एल्गी के बारे में बता दिए। अगर आप एल्गी का इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस देखो बेटा, तो इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस में एल्गी जो होते हैं, फोटोसिंथेसिस इनका बड़ा इंपॉर्टेंट काम है। पूरे बायोस्फीयर में जितना भी ऑक्सीजन है, लगभग 50% ऑक्सीजन इन्हीं एल्गी की ही वजह से है, फोटोसिंथेसिस करते हैं ना। तो जब ये फोटोसिंथेसिस करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट बनता है। कार्बोहाइड्रेट क्या है? बेसिस है
बेसिस ऑफ लाइफ है इन एक्वेटिक फूड चेन। एक्वेटिक फूड चेन में आप देखेंगे बेसिस तो यही है ना, जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं उनके लाइफ का बेसिस यही है, ये पानी में है। और जब फोटोसिंथेसिस करेगा तो क्या बनेगा? कार्बोहाइड्रेट। वही कार्बोहाइड्रेट जो होगा वो बेसिस है लाइफ का फॉर एक्वेटिक एनिमल्स। और उसके अलावा आप देखिए जब ये फोटोसिंथेसिस करेगा तो ऑक्सीजन इवॉल्व होगा, और क्योंकि ये एक्वेटिक है तो ऑक्सीजन वही पानी में जाके डिजॉल्व हो जाएगा, तो दे इंक्रीज द अमाउंट ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन इन इमीडिएट सराउंडिंग, पानी में डिजॉल्व ऑक्सीजन बढ़ा देते हैं। उसके अलावा आप देखेंगे पोरफायरा है, लेमिनेरिया है, सारगासम है। तो पोरफायरा इधर, लेमिनेरिया इधर, सारगासम, ये देखेंगे इनके लगभग 70 स्पीसीज, ध्यान देना 70 स्पीसीज ऐसे हैं जो मेरीन एल्गी हैं। ये इनके 70 स्पीसीज ऑफ पोरफायरा, लेमिनेरिया और सारगासम यूज्ड एज फूड की तरह इनको इस्तेमाल किया जाता है। बाकी आयोडीन मिलता है लेमिनेरिया से, ब्राउन एल्गी से ना, और उससे एगर एगर मिलता है। ऐसे ही आप देखेंगे स्पारुलिना होता है, स्पारुलिना हो गया, स्पारुलिना हो गया, क्लोरेला हो गया, ये सब प्रोटीन रिच होता है। सिंगल सेल प्रोटीन की तरह इनको कंज्यूम भी किया जाता है, न्यूट्रिएंट है, फूड सप्लीमेंट की तरह इनको यूज भी किया जाता है ना, ये हो गया। ऐसे ही हाइड्रोकोलोड है, एल्जिन और कैरागिन। एल्जिन मिलता है ब्राउन एल्गी से, ये ब्राउन एल्गी से मिलता था, और कैरागिन मिलता है रेड एल्गी से। ये सब हाइड्रोकोलोड है, फाइकोकोलोड है, वाटर को होल्ड किए रहता है, इंडस्ट्रियल यूज भी होता है इनका। तो ये सब एल्गी का ये इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस है, ये हमने बता दिया। तो बेटा आप ध्यान दीजिए, एल्गी यहीं पे कंप्लीट हो चुका है। आगे हम ब्रायोफाइटा के बारे में बात करेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।